दुनिया का मध्य पूर्वी हिस्सा इन दिनों दहक रहा है। आर्मेनिया और अज़रबैजान आमने सामने हैं। इजराइल हमास में भी खूनी जंग का दौर जारी है। वहीं दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन की जंग भी खतरनाक मोड़ तक पहुंच चुकी है। लगभग 21 महीनों से चलती चली आ रही इस जंग का अभी तक कोई निस्तारण नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन में जंग खतरनाक मोड़ तक पहुंच चुकी है। 21 महीनों से रूस और यूक्रेन में तनाव जस का तस बना हुआ है। यूक्रेन पूरी तरह खंडर में तब्दील हो चुका है। मध्य पूर्वी हिस्सा दुनिया का इस वक्त जंग का मैदान बना हुआ है, क्योंकि इजराइल हमास जंग को भी करीब 1 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। नमस्कार, मैं हूं अली शरर। रूस यूक्रेन जंग को पूरा 1 साल बीत चुका है। दोनों देशों के बीच 24 फरवरी 2022 को जंग शुरू हुई थी। इस जंग की वजह से हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि यूक्रेन के कई हिस्से पूरी तरह वीरान हो गए हैं, बल्कि यूँ कहें कि पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो चुके हैं। इस विनाशकारी युद्ध में अभी तक हज़ारों लोगों की जान जा चुकी है। करीब पौने 2 साल से जारी इस जंग का अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। ना ही कोई हारा है और ना ही कोई जीता है। हार रही है तो सिर्फ इंसानियत। दुनिया इस वक्त बुरे दौर से गुजर रही है। मध्य पूर्व से लेकर पश्चिम तक जंग जारी है। शुरुआत रूस और यूक्रेन की जंग से। फिर अजरबैजान और आर्मेनिया में जंग शुरू हो गई और अब इजराइल और फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो गई है। इन तीनों जंग ने दुनिया को भी अलग अलग धड़ों में बांट दिया है। कोई किसी का साथ दे रहा है तो कोई किसी का विरोध कर रहा है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चल रही इन तीनों जंग का एक लंबा इतिहास है और तीनों में कब्जे की लड़ाई है। चलिए पहले रूस यूक्रेन जंग की बात करते हैं। चौबीस फरवरी 2022 यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग को 19 महीने बीत चुके हैं। अब तक हजारों लोग इस जंग की भेंट चढ़ चुके हैं। कई शहर तबाह हो चुके हैं। ये जंग अब भी जारी है और कब तक चलेगी कुछ कहा नहीं जा सकता। रूस और यूक्रेन दोनों में से कोई भी पीछे हटने को राजी नहीं है। पूरी दुनिया किसी न किसी रूप से इस जंग से प्रभावित है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूक्रेन और रूस में जंग खत्म करने और अपनी सेना को वापस बुलाने की मांग करने वाला नॉन बाइटिंग ऑफेंस पारित भी किया था। आइए आपको बताते हैं कि रूस यूक्रेन जंग में अब तक क्या क्या हुआ है। रूस यूक्रेन जंग में कितना नुकसान। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने विशेष सैन्य अभियान बताकर यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। जंग से 2 दिन पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने डॉनबास के डोनेत्स्क और लुहांस्क को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया था। दरअसल इस जंग से पहले यूक्रेन सैन्य संगठन नाटो में शामिल होना चाहता था। पुतिन इसके खिलाफ। रूस यूक्रेन जंग में कितना नुकसान। रूस यूक्रेन जंग में अब तक कितना नुकसान हुआ इसका कोई सटीक आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन यूक्रेन सरकार के मुताबिक
24 फरवरी 2022 को ये घातक जंग शुरू हुई थी और इसमें 13,000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे गए। जंग की भेंट चढ़े 3 लाख से ज्यादा लोग, 2 लाख जवान और नागरिक अभी भी लापता हैं। यूक्रेन के मैरियोपोल, डोनेत्स्क, खेरसोन, लुहानस्क पर रूसी सेना काबिज है। कई राज्यों में रूस और यूक्रेन के बीच आक्रामक जंग जारी है। नए शहरों पर कब्जा करने के साथ साथ रूसी सैनिक अपने इलाकों की रक्षा में जुटी यूक्रेनी सैनिकों पर तोप से गोले बरसा रहे हैं। रूस दो तरफ से उत्तर में आइजम और पश्चिम में सेवेरोडोनेत्स्क से हमलावर है। रूस ने ये संदेश भी दिए थे कि वो जंग का 1 साल पूरे होने पर हमले तेज करेगा। ऐसे में अमेरिका ने भी यूक्रेन को दी जा रही सैन्य सहायता में इजाफा करने का ऐलान किया। अब ऐसे में रूस यूक्रेन जंग के खत्म होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। हमले दोनों तरफ से लगातार जारी हैं। लेकिन ताजा खबरों के मुताबिक यूक्रेन ने भी रूस पर हमले तेज कर दिए हैं। और यूक्रेन ने जंग में रूस को बड़ा झटका दिया है। अचानक बदले युद्ध में यूक्रेन ने रूस के कब्जे से बड़े इलाके को वापस हासिल कर लिया है। यूक्रेन के ड्रोन क्रीमिया पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। हालात ये हैं कि रूस की नेवी को पीछे हटना पड़ा, लेकिन रूस की सेना के पीछे हटते ही रूस ने एटम बम आगे कर दिए हैं। कयास ये लगाया जा रहा था कि गाजा में छिड़ी जंग में अमेरिका इजराइल की मदद करेगा तो यूक्रेन से नाटो देशों का ध्यान हट जाएगा और रूस की सेना इस मौके का भरपूर फायदा उठाएगी। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। यूक्रेन की तरफ से ऐसा पलटवार हुआ कि रूस को जीते हुए खेरसोन का भी बड़ा हिस्सा गंवाना पड़ा। रूस को खेरसोन से भी बड़ी चोट क्रीमिया में लगी है। यूक्रेन ने क्रीमिया के बड़े हिस्से पर भी कब्जे का दावा कर दिया है। यूक्रेन की योजना बिल्कुल साफ है। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सभी क्षेत्रों पर यूक्रेन की संपूर्णता को बहाल करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। सभी बाधाओं के बावजूद यूक्रेन के सुरक्षा बलों ने निप्रो के एक हिस्से पर पैर जमा लिए हैं। यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने 70% दूरी तय कर ली है और हमारा जवाबी हमला तैयार है। नाटो से मिले हथियारों की नई खेप के दम पर यूक्रेन की सेना ने रूस को बड़ा झटका दिया है। यूक्रेन का दावा है कि रूसी सेना बहुत तेजी से पीछे हट रही है। दावा तो यहां तक किया है कि यूक्रेन की ड्रोन स्ट्राइक से डरकर क्रीमिया से रशियन नेवी ने अपने फ्लीट तक पीछे हटा लिए हैं। ना ही रूसी हमले रुक रहे हैं और ना ही यूक्रेन हमले। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो इन दोनों देशों के पड़ोसी देश आमने सामने हैं। अज़रबैजान और आर्मेनिया में भी जंग छिड़ी हुई है। हाल ही में अज़रबैजान ने आर्मेनिया के नियंत्रण वाले काराबाख में हमला किया था, जिसमें 25 लोगों की जान गई थी। अज़रबैजान और आर्मेनिया में जंग। जमीन कब्जे की लड़ाई। दोनों देशों ने दिखाए तेवर। अज़रबैजान आर्मेनिया जंग से परेशान यूरोप।
साल 2020 के बाद से ही अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच लड़ाई छिड़ी हुई है। इस लड़ाई में अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दोनों तरफ से कई सैनिक भी मारे जा चुके हैं। इस लड़ाई को अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई भी कहा जा सकता है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जंग दरअसल नागोर्नो कराबाख पर अधिकार को लेकर है। ये एक पहाड़ी इलाका है जो 2020 तक आर्मेनिया का हिस्सा हुआ करता था। 2020 में करीब 3 हफ्ते तक चली इस जंग के बाद इस पर अजरबैजान का कब्जा हो गया था। इस दौरान दोनों ही तरफ से कई सैनिकों और आम लोगों की जान गई थी। रूस के बीच बचाव के बाद ये युद्ध शांत हो सका था, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर कई बार छोटे मोटे संघर्ष होते रहे। बता दें कि यहाँ रूस के सैनिकों की तैनाती हर वक्त रहती है। अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों ही पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा है। इन दोनों देशों के बीच अब तक जो जंग छिड़ी है उसमें आर्मेनिया का कहना है कि अजरबैजान ने उनके इलाके में रात में कई हमले किए। वहीं अजरबैजान का कहना है कि वो आर्मेनिया के उकसावे का जवाब दे रहा था। आपको यहाँ ये भी बता दें कि इन दोनों ही देशों पर रूस का काफी प्रभाव रहा है। रूस एक बार फिर से इन दोनों के बीच सुलह कराने की कोशिश में है। मॉस्को की तरफ से कहा गया है कि वो दक्षिणी काकेशस में फैली हिंसा को रोकने की कोशिश में है। जानकारों का कहना है कि अजरबैजान इस वक्त अपनी ताकत का इस्तेमाल कर ज्यादा से ज्यादा इलाकों को अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहा है। नागोर्नो कराबाख में भी अजरबैजान आर्मेनिया की दखल और अधिकार को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहता है। जानकार ये भी मानते हैं कि ये युद्ध पूरे क्षेत्र में बड़ी अस्थिरता भी फैला सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस इलाके से तेल और गैस की सप्लाई होती है। इसलिए ऐसे वक्त में जब यूक्रेन युद्ध की वजह से यूरोप में एनर्जी क्राइसिस चरम पर है, इस सप्लाई लाइन का बाधित होना बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। रूस यूक्रेन जंग के साथ साथ अजरबैजान और आर्मेनिया आमने सामने हैं और ख़ास बात यह है कि रूस और आर्मेनिया में डिफेंस डील भी है। वहीं रूस का एयर बेस भी वहीं पर है। लेकिन आर्मेनिया रूस और यूक्रेन जंग में फंसे होने की वजह से अपने ज़्यादा सैनिक भी नहीं तैनात कर पा रहा है। यूक्रेन से जंग के बाद रूस वर्ल्ड लेवल पर काफ़ी अलग थलग नज़र आ रहा है। यूरोपियन यूनियन भी इन दोनों देशों के बीच समझौते के लिए आगे बढ़ता नज़र आ रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये जंग शुरू क्यों हुई और अजरबैजान का कौन कौन सा देश साथ दे रहा है। आर्मेनिया अजरबैजान जंग की वजह क्या? जंग में कौन किसके साथ? आर्मेनिया और अजरबैजान के मामले पर नजर डालें तो पाएंगे कि ये देश कभी सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे।
90 के दशक में सोवियत संघ के टूटने के बीच ये देश आजाद हो गए। तब सोवियत संघ ने ही बंटवारा करते हुए नागोर्नो काराबाख इलाका अजरबैजान को दे दिया। ये बात और है कि खुद नागोर्नो काराबाख की संसद ने आधिकारिक तौर पर अपने आर्मेनिया के हिस्से को बांटने के लिए वोट किया था। आर्मेनिया के लिए इस क्षेत्र की दिलचस्पी इसलिए है क्योंकि नागोर्नो काराबाख क्षेत्र की ज्यादातर आबादी आर्मेनियाई मूल की है। यही वजह है कि इस क्षेत्र के लोगों ने लगातार खुद को आर्मेनिया से मिलाने की बात की। हालांकि उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद से काराबाख इलाके के लोगों ने अजरबैजान के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। गुस्साए अजरबैजान ने काराबाख के लोगों पर कत्लेआम मचा दिया। इधर आर्मेनिया अंदर ही अंदर अपने लोगों यानी काराबाख लोगों की मदद कर रहा था। ये एक तरह से भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद की स्थिति थी, जो लगभग दशक भर चली। इसके बाद फ्रांस, रूस और अमेरिका जैसे देशों की मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच लंबी बातचीत चली और कई समझौते भी हुए। लेकिन अब भी छुटपुट संघर्ष चलता रहता है। अब यह संघर्ष एकदम से बढ़ गया है। किसी भी देश को यह नहीं पता कि ताजा मामले में लड़ाई की शुरुआत किसने की। वहीं दोनों देश एक दूसरे पर अपने लोगों और सैन्य हथियार तबाह करने का आरोप लगाते रहे हैं। इन दूर दराज बसे देशों की लड़ाई में पूरी दुनिया के देश सक्रिय हो गए हैं। बता दें कि वहीं अजरबैजान में तुर्की लोगों की आबादी ज्यादा है, इसलिए तुर्की के राष्ट्रपति की सहज ही दिलचस्पी अजरबैजान का साथ देने की है। वो लगातार इसे अपना दोस्त देश बताते हैं, आर्मेनिया के खिलाफ बोलते रहते हैं। दूसरी तरफ आर्मेनिया पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा है और रूस से उसके बढ़िया संबंध है। यहाँ तक कि रूस ने दोस्ती के प्रतीक के तौर पर आर्मेनिया में अपना मिलिट्री बेस भी बना रखा है। कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य होने की वजह से दोनों ही देश एक दूसरे का बचाव करने को तैयार रहते हैं। यही वजह है कि रूस आर्मेनिया के साथ है। लड़ाई ने दो दुश्मन देशों यानी इजराइल और पाकिस्तान को भी साथ खड़ा कर दिया है। ये दोनों ही अजरबैजान के साथ हैं। इसमें पाकिस्तान का पक्ष तो साफ दिखता है कि वो लड़ाई में तुर्की के साथ खड़ा दिखना चाहता है। अब क्योंकि तुर्की अजरबैजान के साथ है, लिहाजा पाकिस्तान भी उसके साथ है। खबरें ये भी आ रही हैं कि पाकिस्तान से आतंकी हथियार अजरबैजान पहुंच रहे हैं ताकि आर्मेनिया के खिलाफ हल्ला बोला जा सके। इससे साफ दिखता है कि पाकिस्तान अपने नए आका तुर्की को खुश करने के लिए अजरबैजान का दोस्त बन गया है। बता दें कि आर्मेनिया में जहां 94% आबादी ईसाई है, वहीं अजरबैजान में 97% आबादी मुस्लिम है। ये भी पाकिस्तान के सपोर्ट की एक वजह हो सकती है। अजरबैजान ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के रुख का खुलकर समर्थन किया था। पाकिस्तान के लिए ये सारी वजहें किसी देश का साथ देने के लिए काफी है। तुर्की और पाकिस्तान के अलावा इजराइल भी अजरबैजान के फेवर में हैं। आपको बता दें कि इजराइल के तुर्की और पाकिस्तान से बेहद तनावपूर्ण रिश्ते रहे हैं। यहाँ तक कि इजराइल और पाकिस्तान एक दूसरे के नागरिकों को मान्यता तक नहीं देते। ठीक इसी तरह तुर्की भी पूरी तरह एंटी इजराइल है। वो इस एकमात्र यहूदी देश को पूरी तरह ख़त्म करने की फिराक में रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल का अपने ही दुश्मन के साथ खड़े होना बेहद चौंकाता है। हालांकि इसकी वजह अजरबैजान और इजराइल के पुराने रिश्ते हैं। अजरबैजान में सोवियत संघ के बाद मची उथल पुथल के बाद भी इजराइल हमेशा अजरबैजान के साथ खड़ा रहा और दोनों देशों के बीच कूटनीति से लेकर व्यापार संबंध तक रहे। कुल मिलाकर अजरबैजान एक ऐसा मुस्लिम बहुल देश है जो इजराइल के साथ रहा, इजराइल से दोस्ती भी रही
और शायद यही वजह है जो आज इजराइल उसके साथ खड़ा है। अब बात कर लेते हैं इजराइल और हमास जंग की। इजराइल हमास जंग लगातार गहराती जा रही है। हर रोज़ हमले होने की खबरें आ रही हैं। हज़ारों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले का अगर कोई अखाड़ा बना है तो वो हमास है। सात अक्टूबर की सुबह हमास ने इजराइल पर रॉकेट हमले किए थे। तब से अब तक इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। अब तक दोनों तरफ से 13,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इजराइल का दावा है कि हमास ने सैनिकों और आम नागरिकों समेत 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया हुआ है। आईडीएफ लगातार बंधकों की रिहाई और हमास के खात्मे के लिए गाजा के चप्पे चप्पे को खंगाल रहा है। इजराइल हमास के बीच जंग जारी। जंग में अब तक 13,000 से ज्यादा की मौत। गाजा में 9,000 से ज्यादा मारे गए फिलिस्तीनी। गाजा में 25,000 से ज्यादा लोग घायल। गाजा में 33,960 घर बमबारी में बर्बाद। गाजा से करीब 15 लाख लोग विस्थापित। आईडीएफ के लगातार गाजा पर ताबड़तोड़ हमले। इजराइल और हमास की जंग ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इस जंग में हजारों लोगों ने जान गंवाई है। मौत की इस जंग का खेल अभी भी लगातार जारी है। इजराइल हमास जंग को 1 महीने से ज्यादा हो गया है, लेकिन जंग थमती नहीं दिख रही है। इजराइल लगातार हमास पर हमले कर रहा है, तो वहीं आतंकी संगठन हमास भी इन हमलों का जवाब दे रहा है। धर्म और जमीन की इस लड़ाई में अब तक गाजा में 13,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं इजराइल में भी मौत का आंकड़ा बड़ा है। जंग में अब तक दोनों तरफ से 32,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं इजराइल ने हमास के 1,000 से ज्यादा आतंकियों को ढेर करने का दावा किया है। ये लड़ाई 7 अक्टूबर को तब भड़की जब हमास ने दक्षिणी इजराइल में खूनी हमला किया। तब से इजराइल गाजा पट्टी पर लगातार हवाई हमले कर रहा है, जिससे भयानक विनाश हुआ है। इजरायली हमलों में गाजा तकरीबन खंडर में तब्दील हो चुका है। इस बीच इजरायली सेना ने दावा किया कि उन्होंने खान यूनिस ब्रिगेड में एंटी टैंक यूनिट के प्रमुख याकूब ओशर को मार डाला है।
सेना ने बताया कि उन्होंने मोहम्मद खमीस दबाबेश को भी मौत के घाट उतार दिया है। दबाबेश हमास की राजनीतिक शाखा में कार्यरत था। इजराइल की सेना का दावा है कि उन्होंने हमास के कई और कमांडरों को भी मौत के घाट उतार दिया है। हालांकि हमास ने मौतों की पुष्टि नहीं की है। आईडीएफ प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल रिचर्ड हिजट ने बताया कि 239 इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए इजरायली सेना लगातार गाजा में काम कर रही है। हमास के खिलाफ युद्ध में इजरायली सेना भूमि, वायु और नौसेना तीनों का इस्तेमाल कर रही है। आईडीएफ का कहना है कि गाजा में हमारा अभियान जारी है। हमारी जंग हमास के लड़ाकुओं के साथ है, हम गाजा के लोगों के खिलाफ नहीं हैं। इस खूनी जंग में अखाड़ा बना गाजा पट्टी पूरी तरह खंडर में तब्दील हो चुका है। हर तरफ से चीख पुकार की आवाज़ें सुनी जा रही हैं। हाल ही में इजराइल ने गाजा पट्टी में अस्पताल जिसका नाम था अल शिफा, जब उस पर हमला किया था तो उसमें सैकड़ों जानें गई थीं, जिसके बाद दुनिया के कई देशों ने अस्पताल पर हुए हमले की निंदा की थी, जिसमें अमेरिका भी शामिल था। यूएन ने भी इस पूरे मामले को देखते हुए चिंता जताई थी। इजरायली सेना ने 15 नवंबर की सुबह गाजा के अल शिफा अस्पताल के अंदर कार्रवाई शुरू की। उन्होंने कहा कि वो हमास के खिलाफ छापेमारी कर रहे हैं। बंधकों की रिहाई के लिए छापेमारी की मंशा से आईडीएफ यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने अल शिफा अस्पताल को निशाना बनाया था। लेकिन इस घातक हमले में इजराइल को सवालों के घेरे में ला दिया है। अल शिफा अस्पताल पर आईडीएफ का हमला। अल शिफा में करीब 1500 लोगों ने शरण ली थी, ये डब्ल्यूएचओ का कहना है। 12 नवंबर तक अस्पताल में तकरीबन 600 मरीज थे। 200 से ज्यादा अस्पताल में कर्मचारी थे। अस्पताल में करीब 40% बच्चे थे। आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस के हमलों से अनगिनत लोग मलबों में फंसे। गाजा में जारी इजरायली कार्रवाई में अब तक 180 शवों को सामूहिक रूप से दफनाया गया है। इसमें आईसीयू में मरने वाले बच्चों और कई घायलों और बीमार लोगों के भी शव शामिल है। अस्पताल प्रशासन ने कहा कि पूरे परिसर में शव बिखरे हुए थे। मुर्दा घर में बिजली नहीं है। अस्पताल के हालात ये हो चुके हैं कि डॉक्टरों को बिजली के बिना अंधेरे में मरीजों का इलाज करना पड़ रहा है। अस्पताल में बिजली, पानी के साथ साथ दवाइयों की भी कमी हो रही है और ऐसे में इजरायली हमले भी तेज हो रहे हैं। वहीं इजरायली फौज का दावा है कि हमास के आतंकी अल शिफा अस्पताल में ही छुपकर बैठे हैं और बंधकों को भी आतंकियों ने यहां ही छुपाया हुआ है। लेकिन अभी तक आईडीएफ बंधकों को रिहा नहीं करवा सका है। अल शिफा अस्पताल पर इजरायली हमले होने के बाद इस आईडीएफ ऑपरेशन की पूरी दुनिया में निंदा होने लगी। वहीं इजराइल ने दावा किया, अपने ज़मीनी ऑपरेशन के दौरान इजराइल को ये पता चला था कि गाज़ा के अल शिफा अस्पताल में हमास के आतंकियों ने अपना ठिकाना बनाया हुआ है और वहीं से ही इजराइल पर लगातार हमले हो रहे थे। अब पूरी जानकारी आपको हम विस्तार से बताते हैं। खूनी जंग में गाजा बना जंग का मैदान।
अल शिफा अस्पताल पर आईडीएफ के ताबड़तोड़ हमले। आईडीएफ का दावा, अस्पताल में छिपे आतंकी। इजराइल की सेना गाजा के अल शिफा हॉस्पिटल के अंदर घुस चुकी है, जो कि गाजा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। अल शिफा के अंदर कुछ जगहों पर सैनिकों और हमास आतंकियों के बीच जंग जारी है। इजराइल ने हमास से सरेंडर करने को कहा, जबकि आतंकियों की तरफ से लगातार गोलीबारी की खबरें। इजराइल ने दावा किया था कि इसी हॉस्पिटल के नीचे हमास का हेडक्वार्टर है और उसने यहां के एमआरआई सेंटर पर कब्जा कर लिया है। आईडीएफ का दावा है कि हॉस्पिटल में तलाशी के दौरान इजरायली फोर्सेस को भारी मात्रा में हथियार मिले, यहां तक कि एमआरआई मशीन के पीछे आतंकियों ने बैग में हथियार छुपाए हुए थे। इजरायली सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल जोनाथन के वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि पूरे सेंटर में जगह जगह बैग में हथियारों को छुपाया गया था। इन हथियारों को दवाइयों और मेडिकल उपकरणों से ढक दिया गया था। Inside the MRI center of the Shifa Hospital, Israeli troops breached here a few hours ago, and we have cleared the area, make sure that it's safe. And a few of the most interesting things that we have found totally confirm, without any doubt, that Hamas systematically uses hospitals in their military operations in violation of international law. And what we have found, I think, is only the tip of the iceberg. Let me show you a few examples. Security cameras have been obstructed. All of the security cameras are covered, and this isn't the only one. You'll see the rest of them here. Follow me as we go in, and we will see the MRI center and see the weapons that Hamas has hidden inside. This is where patients come in order to get MRI services. We'll proceed into a more secluded area. And the lighting here is out, so we're using flashlights. We're now, as you can see, in an MRI room. I don't know when this was used the last time. But it is definitely an MRI machine. And if you follow me behind the MRI machine, I'll show you what our troops exposed just minutes ago. In military terms, this is a grab bag, grab and go of a Hamas combatant. And if you zoom in and we get some light over here, what you will be able to see is military equipment. There is an AK-47, there are cartridges, ammo, there are grenades in here, of course uniforms, and all of this was hidden very conveniently, secretly behind the MRI machine. On the other side, we found a backpack with what appears to be very important intelligence, including a laptop, and we'll show you that momentarily. The backpack was found in here, and it was also hidden behind the MRI machine. As you can see, the rest of the equipment here is proper hospital equipment, right? Bandages and medical gear. It seems as if there's no real shortage because there's a lot of equipment here. And the last item, which I'm sure will be very interesting to analyze, is a laptop. We found it in the MRI room. This is how the laptop looks. I don't know who it belonged to, but now it is being analyzed by our Intel people. Tactical radio communications, which we will analyze. Lots of disks, which will be analyzed. And a computer, which at first glance already provides a lot of incriminating evidence. वहीं गाजा के दूसरे इलाके में इजराइल के सैनिकों और हमास के आतंकियों के बीच गोरिल्ला वॉर जारी है। हमास के हजारों लड़ाके जमीन के अंदर बनी सुरंगों में छिपे हुए हैं। हालांकि गाजा पट्टी पर पूरी तरह कब्जा करने के बाद इजरायली सेना ने कहा है कि उसने उन सुरंगों की पहचान कर ली है।
अल शिफा हॉस्पिटल में हथियारों के जखीरे के साथ साथ कम्युनिकेशन, रेडियो, सीडी और लैपटॉप भी मिला है। आईडीएफ का दावा है कि 6 मंजिला इस हॉस्पिटल के नीचे हमास का सबसे बड़ा ठिकाना है। आईडीएफ का कहना है कि इस हॉस्पिटल के नीचे हमास का मिलिट्री हेडक्वार्टर है और उसका इंटेलिजेंस नेटवर्क भी है। आईडीएफ के मुताबिक हमास का वायु सुरक्षा मुख्यालय, पॉलिटिकल ब्यूरो ऑफिस, हथियारों की फैक्ट्री और कमांडर्स के ऑफिस भी इसी हॉस्पिटल के नीचे छुपाए गए हैं, जिन पर आईडीएफ का दावा है कि उन पर कब्जा कर लिया गया है। इजराइल ने कहा है कि वो हमास को खत्म करके ही रुकेगा। इसी क्रम में गाजा में जमीनी ऑपरेशन के दौरान इजरायली सेना ने एक बड़ी कामयाबी का दावा किया है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि अल शिफा हॉस्पिटल परिसर में हमास की सुरंगें मिली हैं। बता दें कि बीते लंबे वक्त से इजराइल ये आरोप लगाता आया है कि हमास के आतंकी हॉस्पिटल और कई सरकारी जगहों को अपना ठिकाना बना चुके हैं। इजराइल का यह भी आरोप है कि दुनिया गाजा पट्टी में हमास की जिन सुरंगों की बात करती है, उसका बड़ा हिस्सा अल शिफा हॉस्पिटल के नीचे से होकर गुजरता है। वहीं गाजा के अल कुद्स हॉस्पिटल के अंदर से भी बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद पाए जाने का दावा भी किया जा रहा है। इजराइल का दावा है कि यहां हमास का कमांडर सेंटर है। वहीं हमास ने इससे इनकार किया है और आईडीएफ के सभी दावों को झूठा बताया है। संगठन ने इजराइल पर झूठा माहौल बनाने, मनगढ़ंत कहानी गढ़ने और हॉस्पिटल के बारे में फर्जी खबरें फैलाने का आरोप लगाया। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दावा किया था कि हमास ने इजराइल से बंधक बनाए गए लोगों को भी हॉस्पिटल में ही रखा हुआ था। इसके लिए उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में घुसने की यही एक वजह है। आईडीएफ की तरफ से हर रोज गाजा के अलग अलग हिस्सों हॉस्पिटल के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं, जिन्हें वो हमास का कथित ठिकाना बताते हैं। इजराइल के इस ऑपरेशन को दुनिया के कई देश प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। हमास और इजराइल ही दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इन हमलों में आम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इस खूनी जंग से दुनिया का एक हिस्सा मिडिल ईस्ट यानी कि मध्य पूर्व इन दिनों दहक रहा है। इस खूनी जंग में लगातार मिडिल ईस्ट ही जंग का मैदान बना हुआ है। ऐसे में दुनिया भर में तनाव का माहौल बना हुआ है। अब ये बता पाना फ़िलहाल मुश्किल है कि ये जंग कब ख़त्म होगी। दुनिया इस तबाही की चश्मदीद है, लेकिन जंग में शामिल तमाम उन देशों को नुकसान का अंदाज़ा है। फिर भी हालात को नज़रअंदाज करते हुए सब कुछ दांव पर लगा चुके हैं ये देश। अब वक्त हो चुका है आपसे इजाज़त लेने का। फिर किसी ख़ास मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। जब तक के लिए देखते रहिए आप न्यूज़ इंडिया।